नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। अंबेडकर नगर जिले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष दिनेश पांडे जी इस समय हमारे साथ हैं और इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये तेज तर्रार और काफी अपने कार्यों के लिए और सामाजिक जो भी पार्टी से जुड़े हुए इन तमाम कार्यों और गरीब मजलूमों की आवाज को सुनने वाले और उनकी लड़ाई को लड़ने वाले ऐसे दिनेश पांडे आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनकी पार्टी से लेकर के, इनके व्यक्तिगत राजनीति से लेकर के और इनके ऊपर तमाम जो आरोप हैं उस सभी सवालों का इनसे जवाब मिलेंगे। दिनेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक ग्राउंड न्यूज पे। सबसे पहला यही सवाल है कि आखिरकार दिनेश पांडे आज तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं या जो उन्होंने अभी तक अपना राजनीतिक जीवन अभी तक भारतीय जनता पार्टी में लगाया है, क्या उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ा है या आज भी वहीं पर वो सीमित है? देखिए, मैं 2013 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना। यह पार्टी ने जो मुझको दायित्व दिया, मैं उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस समय निभाया और आज भी जो मेरी पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी के नाते ही है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी दायित्व मुझे समय समय मिलता रहा, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी का काम करता रहा। दिनेश पांडे जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके बारे में जो जानकारी है कि आपने अगर इस प्रदेश की बात करें, इस प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों के चुनावों में आपने जाकर के वहां पर चुनाव में तमाम तरीके की भूमिका निभाई है या वहां पर आपने वोट दिलाने या वहां घर घर प्रचार अभियान के तमाम ऐसे आपने अभियानों में भी योगदान दिया है। लेकिन क्या कारण है कि अंबेडकर नगर जिले में आप जो है अपनी ही विधानसभा में उस अभियान को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी ने समय समय पे जैसे पूर्व में मुझे गुजरात चुनाव में जामनगर में विधानसभा प्रभारी के तौर पर पार्टी ने भेजा था, तो वहाँ जाके काम हम किए। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में चितरंगी एक विधानसभा थी सिगरौली जिले की, वहाँ पार्टी ने भेजा विधानसभा प्रवासी प्रभारी के रूप में, वहाँ हमने काम किया। तो ये पार्टी का अपनी योजना होती है संगठन की, जहाँ जहाँ जब पार्टी भेजती है तो हम लोग वहाँ जाके सब लोग वहाँ काम करते हैं। रही बात आप आलापुर की जो बात कर रहे हैं, तो आलापुर के संदर्भ में भी यहाँ जो लोग रहे होंगे उस दौरान, मेरे ख्याल से मैं उस समय चितरंगी विधानसभा में लगा था और फिर इसके पहले मिल्कीपुर विधानसभा में मैं प्रभारी के रूप में काम किया हूँ। तो जो लोग लगे होंगे सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं। परिणाम कभी कभी ऐसा होता है कि अपेक्षित भी आ जाता है और अनपेक्षित भी रहता है, तो परिणाम की चिंता हम सभी को नहीं करनी है, हमें पूरी ईमानदारी के साथ संगठन का काम करना है। लेकिन एक सबसे बड़ा ये भी सवाल है, आप कह रहे हैं संगठन का काम करना है। संगठन के काम में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि काम करते करते और उसके परिणाम जब हमारे चुनाव होते हैं या आपकी पार्टी या अगर लोकतंत्र का जब चुनाव होता है, पर्व होता है, उस दौरान अगर उस पूरी मेहनत का उसका परिणाम अगर आपको चुनाव के बाद ना मिले तो ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा है, ये दिनेश जी बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये आपका सोचना हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जनसंघ के रूप में 1951 में शुरू हुई। फिर फिर उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो एक समय था कि हमारी पार्टी के 2 लोकसभा सदस्य हुआ करते थे। आज हमारी 12-13 प्रांतों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में हम हैं। तो इसलिए धीरे-धीरे कोई चीज़ें होती हैं और इससे घबराना नहीं है हमको, हमें चलते रहना है और लगातार संगठन निरंतर चलने की एक प्रक्रिया है। वो 1 दिन का या 2 दिन का या कुछ वर्षों का ये प्रक्रिया नहीं होती है, ये संगठन निरंतर कार्य की एक प्रगति है और हम संगठन के बनाए हुई योजना पर हम लगातार चलते रहना है। परिणाम निश्चित तौर पे आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे अनुकूल होगा, ये हम सभी को इस पे विश्वास रखना है। अच्छा, लेकिन एक चीज ये बताइए, ये विश्वास, ये उत्साह वो तो जरूरी है, लेकिन एक भी सबसे बड़ा सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी के आपके जिले के संगठन की अगर बात करें तो जिस तरीके की कड़वाहट और जिस तरीके की टकराहट अंदर है, उसका एक अगर सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पद के लिए जिस दिन नामांकन हो रहा था उस दिन ही वहां पर जो है जिस तरीके का तांडव हुआ था या जिस तरीके का विरोध हुआ था, याद गेट पे तालाबंदी हुई थी, उन तमाम चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये उत्साह या ये उमंग या ये जो जोश है ये कितना जो है काम कर पाएगा, या इस संगठन में जिस तरीके के कार्यकलाप हैं या जिस तरीके की योजनाएं हैं या आप लोगों का जो संगठन में इस तरीके का जो कार्यक्रम जो तमाम चल रहे हैं जो विरोधों से भरे हुए हैं, ये तमाम आरोप नहीं है, ये इस तरीके की चीजें आपकी पार्टी के अंदर से ही निकल के आती हैं।
तो उसमें आप उस चीज को कैसे आप निकाल पाएंगे या उस पार्टी को उस धारा से बाहर करेंगे, और कैसे 2027 का चुनाव अगर देखा जाए तो उसमें कैसे जीत हासिल कर पाएंगे अगर यही स्थिति बनी रही तो? आप जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं पंकज जी, अब यह है हमारा जो संगठन पर्व था, संगठन हम उसको चुनाव को संगठन पर्व के रूप में लेते हैं। और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि कार्यालय के बाहर कुछ ऐसा हुआ था, यही तो सच्चे लोकतंत्र की पार्टी का ये दर्शाता है कि सच्चा लोकतंत्र किसमें है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में सच्चा लोकतंत्र है। यहाँ लोग अपनी बात कह सकते हैं, बेबाकी के साथ कह सकते हैं। उस समय कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जिनके मन में कुछ बातें कहीं से थीं, कुछ पीड़ाएं थीं। उस पीड़ा को अपने समझ से जो वरिष्ठ लोग थे, आए थे, चुनाव अधिकारी जी थे, पर्यवेक्षक जी थे, और सबके सामने उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा। विवाह के साथ रखने का तरीका उनका अलग हो सकता था, निश्चित तौर पे वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके बाद आप कहीं नहीं देखे होंगे कि एक भी कार्यकर्ता हमारा इस्तीफा दे दिया हो, एक भी कार्यकर्ता उससे नाराज होकर क्षुब्ध होकर किसी अन्य दल में चला गया हो, या फिर ऐसा कहीं नहीं दिखा होगा कि वो फिर वहाँ कार्यालय के बाद फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहीं अन्य कोई ऐसी घटना हुई हो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक संगठन का पर्व का चुनाव चल रहा था, वहाँ वो लोग आए, अपनी बात, उनका तरीका अलग हो सकता है, तरीका थोड़ा अच्छा नहीं था, अनुशासित नहीं था, लेकिन ये है कि वह एक सच्चे लोकतंत्र को दर्शाता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है पूर्ण रूप से, और हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है, जिसके तहत उस दिन लोगों ने अपनी बात कही। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, उन लोगों को आप जो है बचाव उनका कर रहे हैं। अब ये माना जाए कि जो आदमी जिलाध्यक्ष को गाली दे रहे थे, जिलाध्यक्ष के विषय में अब अभद्र भाषा का व्यवहार किया जा रहा था, जिस तरीके से वहां पर गेट पर ताला बंद किया गया था, जिस तरीके से आपकी पार्टी में दो बड़े एक तो पर्यवेक्षक थे, उसके बाद चुनाव अधिकारी थे, उनको अंदर से बाहर आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। और आपको याद भी होगा, आप वहां पर मौजूद भी रहे होंगे अगर, तो आपने देखा था कि गेट का ताला तोड़ना पड़ा था और आपकी पार्टी के ही एक नेता ने ताला तोड़ा था। उसके बाद एमएलसी साहब को आना पड़ा, तब जाकर के आपके चुनाव अधिकारी और आपके पर्यवेक्षक वहां से निकल पाए थे। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या जिलाध्यक्ष को गाली देना या उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, इसको आप लोकतंत्र, आप अपनी पार्टी का मानते हैं? बिल्कुल, ये घोर अनुशासनहीनता में आता है, बिल्कुल घोर अनुशासनहीनता ये आचरण में आता है। ऐसा आचरण घोर अनुशासनहीनता है, यह घोर अनुशासनहीनता के कृत्य में आता है। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार के जो भी कृत्य किए हों, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये हम इसके पक्ष में हैं। तो कार्रवाई के लिए जो है, क्या आप लोगों ने अपने वरिष्ठों से बात की थी, या इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो उसको लेकर के क्या आप लोगों ने अपने वरिष्ठों से बात की थी? हाँ, उसमें जांच चल रही है। जांच के क्रम में नोटिस भी कुछ लोगों को दिया गया है। मेरी जानकारी में जो है, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे और जिनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है कि आप जिस चीज को बता रहे थे कि लोकतंत्र में आपकी पार्टी का लोकतंत्र है, वो चलिए उस पर आपने बहुत ही बेबाकी से और एक लाइन में आपने अपना जवाब दिया कि उस घटना की आप निंदा करते हैं। अब आ जाइए दूसरे सवाल पर। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आपकी 5 विधानसभा सीटें हैं। इसके पहले का जो चुनाव था 19 की बात करें तो आप वहां पर 2 सीट, वहां पर उस समय 19 के पहले अगर बात करें तो आप सीट जीत करके आए थे। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज आप जो है सिर्फ उपचुनाव जीत करके जो है कटहरी का, वही आपकी झोली में है, वही आपके खाते में है। बाकी अगर आपकी सीटें जो है वहां पर नहीं आई अन्य विधानसभा में, तो उसको आप क्या मानते हैं कि कहाँ से चूक हुई है, कहाँ से लापरवाही हुई है? क्योंकि आपके बारे में ये जाना जाता है और आप कहते भी हैं, और आपके विषय में भी चर्चा है कि आप बाहर के तमाम विधानसभा चुनाव में आपने अन्य प्रांतों में जाकर के प्रचार और प्रसार किया है। लेकिन इस जिले की अगर बात करेंगे तो इस जिले की जो बात अगर की जाएगी तो यहाँ पर क्या चूक हुई, और आप अपने अनुभव से ये बताएं और अपनी पार्टी में क्या आप बताना चाहते हैं कि पार्टी में किस तरीके की सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जो चुनाव विधानसभा का संपन्न हुए हैं, उस चुनाव के संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी की अपने जनपद के विधानसभाओं में हमारी हार हुई है, उसकी समीक्षा पार्टी ने किया है। और समीक्षा में जो तथ्य आए हैं उस पर सुधार के लिए पार्टी द्वारा काम किया जा रहा है। एक एक बिंदु पे विचार किया गया है कि ये कहाँ से कौन सी ऐसी चूक हुई जहाँ हम चुनाव हारे हैं। सबकी समीक्षा पार्टी कर रही है। हमारा पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रदेश के और केंद्र के हमारे जो नेतृत्व हैं,
वो सब पे विचार कर रहे हैं और हमेशा इस पे चिंतन होता रहता है बैठकों में, मीटिंगों में। और जो भी उसमें विषय आते हैं निकल के, हम आने वाले चुनाव में हम कुछ ऐसा प्रयास बिल्कुल करेंगे कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो, जिससे हमें पराजय का सामना करना पड़े। तो इसके लिए वो हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व जो हैं, वो लगातार जो हमारे नेता बड़े हैं, सब इस पे विचार कर रहे हैं। हमें इस पे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बड़ा विषय है और लोग इस पे विचार कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज ये सवाल उठता है, आपने जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी किया है, अन्य लोगों ने भी किया है, लेकिन एक चर्चा ये भी आती है बार बार कि जो दिनेश पांडे हैं वो जलालपुर से चुनाव भी विधानसभा 2027 का लड़ना चाहते हैं। ये चर्चा है, ये पब्लिक के बीच की बात है, इसमें क्या सच्चाई है? क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं? दोनों बातों को आप जनता के सामने स्पष्ट करिए। नहीं, हम चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते हैं। ये चर्चा जनता में हो सकती है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानिए, मुझे कहीं भी जलालपुर हुआ, कटहरी हुआ, अकबरपुर हुआ, टांडा हुआ, कहीं भी मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मेरी विधानसभा गृह विधानसभा आलापुर है, वो सुरक्षित विधानसभा है। कभी भविष्य में यदि वो सामान्य सीट होती है तो उस पर विचार हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम पूर्ण रूप से संगठन का काम करना चाहते हैं। संगठन जो भी दायित्व मुझे देगा, उस दायित्व को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम निभाने का प्रयास करेंगे। दिनेश जी, आपने कहा कि आलापुर जो है अगर जिस दिन सामान्य हो जाएगी उस दिन हम वहां पर चुनाव लड़ना चाहेंगे और उसको हम लड़ेंगे। तो अभी आपके अगर विरोधी दल की बात करें, समाजवादी पार्टी, उसके एक बड़े नेता हैं योगेंद्र तिवारी जहांगीरगंज के, उन्होंने एक अभी आंदोलन शुरू किया है कि वो सीट जो है सुरक्षित की जगह वो सामान्य हो जाए। तो आप उनके इस कदम को कितना जो है सही मानते हैं और उसको कितना समर्थन करते हैं? देखिए, एक दिन हमारी उनसे वार्ता हुई थी और उस क्रम में एक कोई मीटिंग हुई और हमको भी बुलाया गया, तो हम उस मीटिंग में गए थे और हमने एक चीज़ कहा कि आलापुर के विकास के लिए, आलापुर के लोक कल्याण के लिए जो भी निर्णय होगा और जो भी हमारी ज़रूरत होगी, हम उस स्तर पे लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जोगेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका जो आज ये प्रयास हो रहा है, हम चाहते हैं, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अगर ये प्रयास पूर्व में होते। जोगेंद्र जी वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल तक एक पार्टी के वो जिलाध्यक्ष रहे, दूसरी पार्टी में भी वो पदाधिकारी रहे, तो वो एक उनका लंबा कार्यकाल रहा राजनीतिक जीवन का। और हमारे भी पार्टी के वरिष्ठ लोग उसी आलापुर से जुड़े हैं, वो उनका भी सरकार, वो भी कार्यकाल रहा है उनका लंबा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वरिष्ठ लोग थे आलापुर से, उनको जो आज ये प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत देर हुआ, ये प्रयास पहले से शुरू करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए तो उसमें कोई बुला नहीं कहा जा सकता। आज से ये प्रयास शुरू हो रहा है, अच्छी पहल है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर कहनी है कि यह प्रयास और पहले से करना चाहिए था। उस लायक जोगेंद्र भैया भी थे और भी पार्टी के वरिष्ठ लोग जो आलापुर से सामान्य वर्ग से आते हैं, वो लोग भी थे। उनको अगर वो लोग ये प्रयास पहले से किए होते, आज तो सुरक्षित सीट हुई नहीं है। सुरक्षित सीट तो आज़ादी के बाद से है, तो ये आज़ादी के बाद से सुरक्षित सीट है और वहाँ भी सामान्य रहे हैं आलापुर से। तो बड़े बड़े नेता थे आलापुर में, तो वो लोग क्यों नहीं इस विषय को उठाना चाहिए था। ठीक है, आज उठाए, अच्छी बात है। लेकिन ये अगर पहले से उठाए होते इस विषय को, तो शायद आज परिणाम हमारे अनुकूल होता। शायद हमारे लोग आज इस स्थिति में पहुंच जाते कि आज जो है हम वहां लड़ने की स्थिति में हो जाते। तो लेकिन कोई बात नहीं है, हमें इस पर टिप्पणी नहीं करना है। हमें बस यही करना है कि जब भी ये प्रयास शुरू हो रहा है, हम उनके साथ हैं, अच्छी पहल है। ये जरूर बात है, मैंने उनसे भी कहा था कि यह प्रयास आपको पहले से करना चाहिए था। लेकिन दिनेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपकी ही बात को माना जाए, आप योगेंद्र तिवारी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस प्रदेश स्तर के, उनके ऊपर का आपका आरोप है कि ये मुद्दा उनको पहले उठाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि आपकी सत्ता जो है, आपकी सरकार 10 साल से है और दिनेश पांडे उसी विधानसभा से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि बिना समाजवादी पार्टी नेताओं के दिनेश पांडे नहीं चल पाएंगे या उनकी पार्टी नहीं चल पाएगी, या दिनेश पांडे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपनी ही सरकार में अपनी ही विधानसभा को वो सामान्य करवा सके, ये मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हमारी ताकत की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी जहाँ भी ऐसे कोई विषय आते हैं, हमारी पार्टी हमेशा उसको संज्ञान में लेती है। तो क्या इस विषय पर जो अभी योगेंद्र तिवारी जी
क्योंकि वो तो सामान्य सीट की बात और आप लड़ना भी चाहते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में आपने इस विषय पर अपनी पार्टी में या अपने लोगों से या अपने जो भी वरिष्ठ सलाहकार थे या जो भी पार्टी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनसे इस विषय पर आपने चर्चा की, क्या ये सीट सामान्य होनी चाहिए? दिनेश पांडे का खुद का क्या योगदान है, क्यों वो आखिरकार सामान्य योगेंद्र तिवारी कराएंगे, चुनाव लड़ेंगे दिनेश पांडे, ये कितना सही है, ये कितना न्यायप्रिय है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामान्य योगेंद्र तिवारी जी कराएंगे। पूरी आलापुर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, पूरी आलापुर विधानसभा के जो लोग हैं, आजादी के बाद से वो सीट सुरक्षित है, तो समान कराने की बात सबके मन में है। ऐसा तो है कि नहीं समान होगा तो जोगेंद्र तिवारी जी लड़ेंगे, दिनेश पांडे जी लड़ेंगे, हमारा कोई ओबीसी का भी भाई लड़ सकता है, निषाद समाज का लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, ऐसी की बात। तो सवाल ये है कि उनका, हम ये इस बात कर रहे हैं कि जो उनका प्रयास आज हो रहा है वो प्रयास पहले से होना चाहिए था। अगर वो उन्हीं को नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी लोग आलापुर में हैं, मेरी तो उम्र कम है, मैं तो अभी 2013 से, मान लीजिए इसके पहले से 2009 से राजनीति में सक्रिय हुआ, 2013 में पदाधिकारी हुआ। ये लोग तो मुझसे बहुत पहले से पदाधिकारी हैं और कई विभिन्न दलों में मजबूत स्थिति में थे, तो इनकी सरकारें भी थी। तो ये लोग अगर पहले से इस बात की पहल करते और प्रयास करते तो मैं कह रहा हूँ आज स्थितियां दूसरी होती, आज ये लड़ाई लड़ने की अवस्था नहीं होती। और रही बात हमारी पार्टी का, जो आप कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी में हैं, हमारी पार्टी की सरकार है और इस सरकार में ये आपने क्या प्रयास किया, तो प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम ये सामान्य सीट होने की स्थिति में पहुंच गई है, हमारी पार्टी इसको संज्ञान ली है। पश्चिम में 33% जो महिला आरक्षण जो हमारी सरकार ने लाया है, उसमें नारी सशक्तिकरण के क्रम में हर जनपदों में एक विधानसभा बढ़ेगी। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आलापुर सीट या तो सामान्य होगी अथवा एक सीट वहां से पश्चिम में बढ़ेगी। ये बात सबको पता है, ये बिल्कुल पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में आ भी गया है। ये हमारी सरकार ही करेगी और किसी सरकार ने लाया है, उसमें नारी सशक्तिकरण के क्रम में हर जनपदों में एक विधानसभा बढ़ेगी। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आलापुर सीट या तो सामान्य होगी अथवा एक सीट वहां से पश्चिम में बढ़ेगी। ये बात सबको पता है, ये बिल्कुल पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में आ भी गया है। ये हमारी सरकार ही करेगी और किसी सरकार में हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सपा बसपा किसी गवर्नमेंट में संभव नहीं है कि जब भी आलापुर समान होगी, आलापुर पश्चिमन में अगर सीट बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये संभव है। तो ये मान लिया जाए दिनेश पांडे के हवाले से कि इसी सरकार में इसी जो ये कार्यकाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसी में जो है आलापुर की जो विधानसभा है उसको सामान्य कर दिया जाएगा। ये दिनेश पांडे के हवाले से खबर को चलाया जाए या इस बयान को मान लिया जाए, या जनता आलापुर की जो है वो आश्वस्त हो जाए कि अब सामान्य सीट हो जाएगी? सामान्य सीट हो जाएगी, ये एक पॉलिसी मैटर है और ये नेशनल पॉलिसी मैटर है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं इस बात को भरोसा नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि होगा। आलापुर के बारे में जो कुछ भी होगा ऐसा निर्णय, वो हमारी अभी केंद्र सरकार है, अभी आपको 29 तक केंद्र सरकार रहेगी, 27 तक हमारी प्रदेश सरकार है, आगे भी हमारी सरकारें रहेंगी, तो हमारी सरकार में ही संभव है, इतना मैं आपको भरोसा देता हूं। लेकिन दिनेश जी, एक चीज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उस सीट को जो है सामान्य के लिए समर्थन कर रहे हैं और आप उस पर सामान्य होने के बाद चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का एजेंडा जो है वो पिछड़ा दलित समाज है, ओबीसी है, गरीब है, ये आपका पार्टी का एजेंडा। तो अगर वो आरक्षित है तो दिनेश पांडे को समस्या क्या है? नहीं, हमको समस्या आरक्षित से नहीं है। ऐसा नहीं कि आज क्या अगर वहां पर अगर दलित समाज का ही आपकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ता है या ओबीसी समाज से लड़ता है तो दिनेश पांडे को समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। आप ये बताइए कि अगर आलापुर सामान्य सीट हो जाती है और मान लीजिए कि टांडा, कटहरी या जलालपुर या 5 विधानसभाएं इस जनपद में, 4 में से कहीं और सुरक्षित होगी ना? सुरक्षित तो एक समान अगर सीट हो जाएगी, सुरक्षित तो एक सीट रहनी ही रहनी है। चाहे वो अगर आलापुर समान हो गई तो जलालपुर सुरक्षित हो जाएगी, जलालपुर हो गएगी तो कटहरी, मतलब 4 विधानसभाओं में, 5 विधानसभाओं में एक सीट सुरक्षित रहेगी। तो जहां सुरक्षित सीट रहेगी तो क्या हमारी पार्टी का वहां कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या हमारी पार्टी में ऐसी नहीं है क्या? वहां भी तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारा कार्यकर्ता रहेगा। तो वहां कहाँ हम उसके पक्ष में नहीं है, हम किसी जात या किसी वर्ग विशेष के विरोध में थोड़ी ना है हमारा। लेकिन आप आलापुर की, आपने एक बयान दिया कि आप सिर्फ आलापुर में ही भविष्य में जब वो सामान्य सीट होगी तो आप चुनाव लड़ेंगे, आलापुर के अलावा जलालपुर, कटहरी या फिर आपके टांडा, अकबरपुर में आप कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ये जैसा कि आपने पूर्व के बयान में कहा।
तो जब आलापुर में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बात आलापुर की होनी है। तो क्या आलापुर में, यही मैं पूछ रहा हूँ कि आलापुर अगर सुरक्षित है तो दिनेश पांडे को समस्या क्या है? हमें कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें समस्या क्या है, आलापुर सुरक्षित क्यों रहे? आज़ादी के बाद से सुरक्षित है। क्या टांडा नहीं सुरक्षित हो सकती? क्या जलालपुर नहीं सुरक्षित हो सकती? कटहरी नहीं सुरक्षित हो सकती? अकबरपुर नहीं सुरक्षित हो सकती? अकबरपुर लोकसभा जब ये था तो सामान्य हुई कि नहीं हुई? बस्ती लोकसभा सुरक्षित थी और फिर उसके बाद सामान्य हुई। सोहावल आपके अयोध्या में वो थी, फिर उसके बाद मिल्कीपुर सामान्य हुई। मेरा कहने का एक विषय है कि ये जो है परिसीमन और आरक्षण के तहत इसका ये बदलना आवश्यक है, परिवर्तन आवश्यक है। आज़ादी के मैं 1 मिनट हाँ, आज़ादी के बाद से वो है। आप देखेंगे आलापुर विधानसभा सुरक्षित है, आलापुर चेयरमैन जहांगीरगंज चेयरमैन सुरक्षित है, प्रमुखी जहांगीरगंज सुरक्षित है। बताइए कौन सी भाई? आप पूरे और पांचों चारों विधानसभा में कोई जो है प्रमुखी सुरक्षित नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जो सामान्य तमाम चीजें हैं उसको लेकर के जो है दिनेश पांडे भी चिंतित रहते हैं कि कम से कम जो है वर्ग विशेष जो है उसको ही लाभ ना मिले, सामान्य जातियों को भी वहां पर वही अवसर मिले जो असामान्य या आरक्षित लोगों को जो मिल रहा है। ये मान लिया जाए कि आप अपने वर्ग विशेष के लिए या अपनी जाति के लिए भी चिंतित हैं, ऐसा मान लिया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वर्ग विशेष और जात विशेष की बात नहीं है, एक व्यवस्था की बात है। और ये एक मन में ये बात रहती है कि बहुत सारे नेता हुए, जैसे आपने बताया कि वो शुरुआत रहा, जैसे आपने कहा कि आप जलालपुर से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए आपको। जलालपुर से मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जलालपुर से लड़ना है। तो हम इतने बड़े नेता तो हैं नहीं भाई, हम बहुत सामान्य से कार्यकर्ता हैं कि हम जलालपुर से भी दावा ठोक दें, कटहरी से भी दावा ठोक दें, अकबरपुर से, इतने बड़े नेता हम नहीं। आलापुर विधानसभा में पैदा हुआ हूँ। आलापुर विधानसभा में मेरी गृह की विधानसभा है। आलापुर विधानसभा में सबके सुख दुख में शामिल होता हूँ। बहुत सारे हमारे इसके पहले के नेता भी यही काम करते रहे होंगे। सामान्य वर्ग से जो आते होंगे या ओबीसी समाज से जो आते होंगे, तो ओबीसी समाज से और सामान्य वर्ग से जो लोग हैं उनके मन में भी ये बात रहती है कि अगर ये सामान्य सीट हो जाती तो हम भी कम से कम इसमें चुनाव लड़ते। और रही बात है कि आप एससी समाज की करें, एससी तो समान सीट में भी लड़ सकता है भाई। अवधेश प्रसाद अयोध्या से समान सीट से सांसद हुए, तो समान सीट हो जाएगी। जिस एससी को लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, आलापुर के लिए बहुत बड़ा विकास किया है, बहुत विकास की गंगा बहाए, तो वो भी आके चुनाव लड़ लें। ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताइए, एक आखिरी इसी विषय पर सवाल, चूंकि आप आलापुर से आपका बड़ा लंबा नाता है और आपका वहाँ पे बड़ा कार्यकाल भी रहा है और आपका वहाँ का राजनीतिक अनुभव भी ज्यादा है। सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि जो चीज समाजवादी पार्टी के नेता योगेंद्र तिवारी उठा करके चल रहे हैं जिस एजेंडे को, दिनेश पांडे ने उसमें पहल क्यों नहीं की, क्यों पिछड़ गए? कहीं नहीं पिछड़े, हम कहीं पिछड़े। अगर मैं पिछड़ता या पहल नहीं करता तो देखिए, ये समाजवाद, ये योगेंद्र त्रिपाठी का व्यक्तिगत कोई मसला नहीं है। आप पूछिएगा, उस दिन भी मैं गया था और हमने कहा कि ये कोई मुद्दे की बात नहीं, कोई आंदोलन की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो एक व्यवस्था है, ये एक पॉलिसी मैटर है। उस पॉलिसी मैटर में हम सब लोग बैठ के विचार करेंगे। मैं उनके साथ हूँ, जोगेंद्र त्रिपाठी जी के साथ हमेशा खड़ा हूँ। जब भी लोक कल्याण की बात आएगी, जनहित का कोई विषय आएगा, आलापुर के विकास की कोई बात आएगी, तो हम स्वाभाविक रूप से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पार्टी का, हमारा उनकी विचारधारा अलग अलग है, तो हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो हमारी रहेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, अब एक सवाल ये बताइए कि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने मैदान में उतर करके लड़ाई की, सारी चीजें हुई, लेकिन चुनाव हार गए और वहां पर त्रिभुवन दत्त समाजवादी पार्टी से विधायक हो गए। आप ये बताइए कि चूक कहाँ हुई कि इस तरीके की आपको हार मिली और आपके लोग, जो पिछली आपकी जो सीट एक ऐसी थी जिसमें अनीता कमल वहां की विधायिका थी और बाद में वो सीट आपके हाथ से चली जाती है, तो दिनेश पांडे आलापुर में क्या उनका एनालिसिस रहा, क्या कारण रहा होगा कि वो सीट आप हार गए? अब देखिए पंकज जी, ये बड़ा विषय आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने बताया कि ये मेरा मुझसे जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन आलापुर के नाते मैं बता सकता हूँ कि हम हमेशा आलापुर 91 में भी हम जीते थे। त्रिवेणी राम उस समय 18 महीने विधायक रहे और 91 में जब पूरा जनपद फैजाबाद हुआ करता था, तो अम्बेडकर नगर, जो आज का अम्बेडकर नगर है, वो यहाँ से 2 सीटें निकली थी, एक आलापुर से, एक कटहरी से।
तो आलापुर हमेशा उपजाऊ रहा है। जब भी संत कबीर नगर लोकसभा की बात होती है तो हम आलापुर से हमेशा 20-25 हज़ार से जीतते हैं। आलापुर भाजपा के लिए हमेशा उपजाऊ रहा है। हमारा अंतर बहुत कम हुआ और 6 या 7 हज़ार से मेरे ख्याल से हमारे हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं आलापुर में। हार जीत का अपना एक अलग पहलू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, कहीं प्रत्याशी का इशू होता है, कहीं कुछ जातीय समीकरण होता है, कहीं क्षेत्रीय समीकरण होता है, कई इशू होते हैं। तो इसलिए हम उसी आलापुर से 2 बार जीते हैं, तो हम अपने को कमज़ोर नहीं मानते कि हम वहाँ कमज़ोर हैं। अच्छा, अब आ जाइए संगठन के ऊपर। विरोधी पार्टियां हैं वो आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाती हैं जिले में कि आपकी पार्टी में कई गुट हैं और गुटबंदी का ही शिकार पार्टी हो चुकी है। उसके कई उदाहरण भी उन्होंने बताए और वो आरोप ये लगा रही है कि समाजवादी पार्टी या अन्य जो दल हैं वो अपने अपनी जीत का 27वें दावा भी करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पार्टी के अंदर वाकई में गुटबंदी का शिकार हो चुकी है पार्टी, या पार्टी में वाकई में अंदर तौर पे कोई खटपटाहट है या इस तरीके की समस्या, या वहाँ पर इस तरीके की कोई समस्या नहीं है, या जनता को आप लोग समझा पाने में ही नाकाम है, या विरोधी पार्टियां जो है वो आरोप जो लगा रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं? दिनेश पांडे का उस पर क्या कहना है? विरोधी पार्टी के कौन से नेता आरोप लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने यहाँ पे लगाया। जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष का भी इसके पहले बयान आया था कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में यहाँ पर संगठन में तमाम तरीके के आपके वो हैं, और भी तमाम नेताओं ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ इस तरीके के मतभेद हैं। तो ये तमाम बयान आए और पब्लिक फोरम में भी ये बातें सुनने में आती हैं। इसमें क्या सच्चाई है? समाजवादी पार्टी के तो पूरे जिले में 2 ही नेता हैं। समाजवादी पार्टी के जो ये विधायक हैं जो बताते हैं कि हम समाजवादी पार्टी से 4 विधायक जीते और 5 विधायक जीते और सांसद जीते, ये सब समाजवादी पार्टी के हैं क्या? ये एक समय था, ये मिशन पूरा करने में लगे थे। वक्त बदला, समय बदला, ये फिर जश्न में आ गए। मिशन वाली पार्टी छोड़ के फिर जश्न वाली पार्टी में आ गए। और फिर जो है ये रोटेशन वाले लीडर हैं, सब रोटेशन लीडर हैं। ये नेता है क्या? ये समाजवादी पार्टी के, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मैं एक जो संगठन का मुखिया समाजवादी पार्टी का और दूसरा जो टांडा के विधायक, मेरी जानकारी में तो ये मूल रूप से समाजवादी पार्टी के जो अभी मौके पे हैं वर्तमान। और तो कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, और तो सब रोटेशन लीडर हैं, पंचवर्षीय नेता हैं, चक्री नेता हैं, सब घूमते रहते हैं चक्र की तरह समय आने पर। और आपको मैं बता दे रहा हूं, आज आप नोट कर लीजिएगा पंकज जी, आने वाले समय में इसी 27 चुनाव में इन्हीं में से कोई न कोई हमारा साथी बनेगा। एक इन्हीं में से 5 विधायक, जो 5 जो बताते हैं जो रोटेशन वाले लीडर हैं ना, इन्हीं में से कोई न कोई हमारा साथी बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज ये बताइए कि आप कह रहे हैं रोटेशन वाले हैं, रितेश पांडे को जब आप ले आए थे तो क्या वो आपने रोटेशन नहीं किया था? मैं तो मेरा देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वागत है, मेरे पास आएंगे तो हम तो कह रहे हैं कि इन्हीं में से 5 में से, मतलब दूसरे के पास जाएंगे तो रोटेशन वाले हैं, आपके पास आ जाएंगे नहीं तो फिर देखिए, सही, मैंने सही गलत का निर्णय नहीं, हमने कहा कि जो समाजवादी पार्टी को उठा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के विधायक क्या? एक समय था कि बसपा के बड़े नेता माने जाते थे, वो बसपा के बड़े नेता माने जाते थे, और सबके सब ये नेता कम व्यवसायी ज्यादा है, सबके सब नेता कम व्यवसायी ज्यादा है। तो इसलिए लेकिन दिनेश जी, सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है, इसको आपको मानना पड़ेगा कि ये जो आप बता रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं 5 नेताओं, अगर त्रिभुवन दत्त की बात करें जो बसपा में बड़े कैडर के नेता माने जाते थे, 6 बार विधायक रामचल राजभर रहे, बड़े कैडर के नेता, उसके अलावा लालजी वर्मा थे, आपके इसी पार्टी इसी जिले के तीनों नेताओं की अगर बात करें तो। बिल्कुल। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपके पार्टी में उसी समय के, उसी कार्यकाल और उसी बसपा के ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं, जिनको आपने बड़े पद पे आसीन करके भी रखा है। तो ये कैसे आपकी बात को माना जाए कि जो आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से जो है जस्टिस वाली बात है? देखिए, हम अंबेडकर नगर के संदर्भ में बोला हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि ये जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बता रहे हैं कि गुटबाजी है और इनमें हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उस आरोप का जवाब दे रहा हूं कि ये जो बसपा से आए हुए जो समाजवादी पार्टी में घुसे हुए, समाजवादी पार्टी में आज भी आप देख लीजिए, मूल रूप से टांडा के एक विधायक है राममूर्ति वर्मा जी,
वो मूल रूप से समाज सपाई हैं। जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जंग बहादुर जी, वो सपाई हैं। हीरालाल यादव भी सपाई हैं। इसके अतिरिक्त तो मैं तो किसी को देखता ही नहीं, मैं तो किसी को। और दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, समाजवादी 5 विधानसभा है ना, पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, पीडीए में समाजवादी पार्टी आज तक मुझको याद नहीं है जब से अम्बेडकर नगर जनपद बना है कि किसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने किसी यादव को प्रत्याशी बनाया हो, किसी यादव को प्रत्याशी बनाया हो। पूरे कभी आज तक किसी यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया। इसी अम्बेडकर नगर के जनपद से समाजवादी पार्टी ने 3 एक विशेष समाज के लोगों को जो है टिकट देने का काम किया है। एक श्रावस्ती से, एक यहाँ सांसद जो मौके पे हैं, और दूसरे टांडा से, जिसमें से टांडा के मूल रूप से है, और दोनों श्रावस्ती वाले और अम्बेडकर नगर के दोनों जो है माननीय सांसद रोटेशन लीडर हैं। देखिए, वो ये बात आपका सही है, लेकिन उनको जनाधार मिला है, उनको पब्लिक ने, उनको इसी जिले की जनता ने उनको चुन करके, उनको अपना नेता मान करके, उनको उन नेताओं ने जो है जब दूसरे दल को बदला था, लेकिन उसके बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई और उनको उन्होंने सदन में भेजने का काम किया या विधानसभा में भेजने का काम किया। बात इसकी हो रही है, सवाल छोटा सा है, पार्टी में सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये था ना कि जो है किस दल से कोई आया, ना कि कौन किस दल में गया, उसकी बात ही नहीं। नहीं, वो आरोप लगाने वाले, आरोप लगाने वाले कौन होते हैं भाई? हमारी में गुटबाजी है, वो इस बात को कैसे पता है, उनको कैसे पता है? वो हमारी पार्टी चला रहे हैं, वो हमारे संगठन देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और जितना वो एक प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी। हमारी 12-13 प्रांतों में हमारी सरकार है हम, और ऐसा नहीं कि हम एक जाति समाज के। आज अगर आप कहीं देखेंगे, ये लोग जो बात करते हैं पीडीए की, आदिवासी वनवासी सुरक्षित समाज के, हमारे मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नहीं है क्या? वहाँ वनवासी नहीं है, वो सब मेरे साथ हैं। राजस्थान में एससी समाज मेरे साथ है, हर जगह है। यादव समाज मेरे साथ है, हरियाणा में और गुजरात में, गुजरात के, हरियाणा और गुजरात के यादव समाज हमारे साथ, यहाँ भी हमारे साथ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे यादव समाज के मुख्यमंत्री हैं। तो हम तो, भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर चलती है, तो कहाँ गुटबाजी उनको दिख रही है? वो अपनी चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिनेश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, विपक्ष सभी आरोप निराधार हैं, ये आपका कहना है, बिल्कुल उसको मानता हूं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपकी पार्टी के ही अभी कुछ 2-4 दिन पहले की बात की जाए, कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये जो पिछले नेताजी ने कहा उनकी बात गलत थी, या आप जो कह रहे हैं वो सही है? अब किस नेता ने कहा, हम तो उनको सुने नहीं हैं। अब आपसे कहें हो तो अलग बात है। नहीं, उनका इंटरव्यू चला था, उन सबने देखा इंटरव्यू है। में, पब्लिक मतलब इंटरव्यू में, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को इंटरव्यू में, यस यस यस। अच्छा, ये बात तो खैर मैं नहीं जानता हूँ। अगर फिलहाल ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, ये अब ये तो नहीं बोलना चाहिए हमें। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब लोग एक हैं, और आपस में अगर कहीं कोई बात है, देखिए आप भी ये जानते हैं, एक मानव नेचर होता है। हर संस्था में, हर परिवार में 4 बर्तन जहाँ होते हैं, आपस में कुछ खटपट होते रहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये रहता है कि हम जो सब लोग मिलके एक उद्देश्य के साथ, एक विचारधारा के साथ काम करते हैं। तो हम लोग इसी विचारधारा के साथ और एक होकर काम कर रहे हैं। हमें फिलहाल कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आती है। नहीं, तो आप उस समय क्या रिंकल सिंह माले में खड़े हुए थे, वो महिला मोर्चा की आपकी जिला अध्यक्ष थी, क्या आपने उनको फोन किया था या उनके मामले को सुलझाने का प्रयास किया था? क्या आपने कोई अपनी तरफ से पहल की थी, या इसके अलावा भी तमाम ऐसे लोग हैं? कटहरी में एक दुबे जी आपके मंडल अध्यक्ष थे, उनको ही एक किसी व्यक्ति ने खेत में पीटा था। इसके अलावा भी 1-2 और ऐसे मामले थे, आपको इसी तहसील में एक राजस्व कर्मी ने नेताजी को थप्पड़ मार दिया था। ये तमाम मामले थे। तो इस तरीके के मामलों में भी क्या आपने देखा था, या आपने उन लोगों का हालचाल लिया था? दिनेश पांडे ने क्या वो अपना कर्तव्य उसमें पूरा किया था, जो पार्टी को कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, मैं फोन भी किया था, मैं उनसे हालचाल भी लिया था। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, राजेश दुबे जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कटहरी से, वो उनके भी संदर्भ में मैं फ़ोन किया था। मेरा खुद का स्वभाव है कि अगर कहीं मेरी संज्ञान में, मेरी जानकारी में कोई मामला आता है कि हमारे किसी पार्टी कार्यकर्ता के साथ या किसी नेता के साथ कोई कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हम उनके साथ खड़े रहें, और जो भी हमारे पास मतलब जो भी जिस दायित्व में हम हैं, उस दायित्व के साथ जो है
उनकी पूरी मदद करें। अच्छा, एक सवाल जो अभी आपसे इसके पहले पूछा गया था, तो उसमें आपने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग 2027 तक हमारी पार्टी में आएंगे या आ सकते हैं। क्या है वो मामला, और उसको क्या दिनेश पांडे पब्लिक फोरम में भी बताएंगे कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं, या कुछ क्लू देंगे? क्या समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने कोई शुरुआत कर दी है? ये अंबेडकर नगर की जो पॉलिटिक्स है, आप देखिए ये चक्रीय हुआ है। हमेशा मैंने बताया ना कि रोटेशन लीडर सब है यहाँ सब रोटेशन लीडर हैं, घूमते रहते हैं समय समय पे। तो हमें कहीं वो नहीं है। मैं एक शक के आधार पे कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप जान लीजिए 27 में कोई न कोई रोटेशन लीडर वाला लीडर जरूर हमारे साथ आ जाएगा, हमारा साथी बनेगा, हमारा सहयोगी बनेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी व्यापक विचारधारा की पार्टी है, वो सर्वव्यापी सर्वग्रह पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो जो आएगा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आएगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समाहित करने का प्रयास करेगा, उसको हम साथ लेके चलेंगे। तो कोई आ जा सकता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है आ सकते हैं, सूचना है या सूत्रों के हवाले से, या एक संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, निषाद पार्टी की बात करें, संजय निषाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में किया। उन्होंने कहा, जो बयान था उनका वो भी आप जानते हैं, वो आपकी पार्टी को धमकी भी दे करके चले गए। तो आप ये कैसे कह रहे हैं जो पार्टी आपके साथ है वो आपके साथ रहना नहीं चाह रही है, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भरे प्रेस के सामने आपको धमकी दे रही है, और आप दूसरी पार्टी के लोगों को ला करके अपने पार्टी में समाहित करने की बात कर रहे हैं? तो इसमें क्या दावा है? ये सही माना जाए, गलत माना जाए, या इसको सिर्फ हवाई माना जाए? संजय निषाद जी ने क्या कहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप धमकी की बात कर रहे हैं तो संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी को चलाएंगे? संजय निषाद जी जो है भारतीय जनता पार्टी को धमकी देंगे? संजय निषाद जी अपनी पार्टी देखें। मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को किसी की हैसियत नहीं कि कोई धमकी दे। ठीक है, तो ये धमकी उमकी वाला विषय भारतीय जनता पार्टी कोई ना दे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं जो अपना खून पसीना बहा के भारतीय जनता पार्टी को आज इस स्थिति में पहुंचाए हैं, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे। ये निस्वार्थ विचारधारा और निष्ठा और ईमानदारी पर जुड़ी हुई ये पार्टी है। अच्छा, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप की, जो राजनीतिक जीवन रहा है आपका, उस पर आरोपों की अगर बात करें तो उस पर जो है सवाल बनता है। चूंकि बहुत लंबा विषय जो था वो, उस पर आपने सभी सवालों का जवाब आपने बड़ी बेबाकी से दे दिया। अब एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आप जो है बहुत ही फायर ब्रांड हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, और आप किसी न किसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर भी आप चढ़ करके अपना काम कराने की भी स्थिति में आ जाते हैं, या आप किसी भी अधिकारी को, आप आलापुर जैसे आपका एक पुराना बहुत मामला भी बड़ा उजागर हुआ था कि आपने किसी अधिकारी को उसके केबिन में कुछ कह दिया था। इस तरीके के तमाम ऐसे मामले जो सुनने में आते हैं कि दिनेश पांडे बहुत ही तेज तर्रार और फायर ब्रांड है, और अपनी इसी तेज तर्रारी की वजह से वो चर्चा में भी रहते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जब अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी मामले में कोई विषय मान लीजिए मेरे संज्ञान में आया, मैंने बात किया, तो मेरा मानना है कि किसी अधिकारी को अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी अधिकारी, बहुत सारे हम लोग मामले को देखते हैं, ऐसे ऐसे गरीब हैं, ऐसे ऐसे परेशान लोग हैं, ऐसे पीड़ित लोग हैं, तो एक कहावत है ना कि अगर ऊँट खो जाता तो लोग जो है गगरी में खोजते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पीड़ित आते हैं जिनकी पीड़ा देख के पंकज जी लगता है कि नहीं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। उस विषय को लेके अगर मुझे किसी से भिड़ना पड़े तो दिनेश पांडे भिड़ने के लिए तैयार है, उसमें कोई संकोच की बात नहीं। और मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, और ये कोई अधिकारी समझे कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, हमारे पास बहुत पावर है, तो हम किसी नेता को दबा देंगे या सच को दबा देंगे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए तो हम तैयार रहेंगे। अभी आपने देखा होगा CSC बलिया में क्या हुआ था। आपकी पार्टी के विधायक जी जो है, आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक जी गए थे, वहाँ धमका रहे थे, उनके साथ क्या हुआ था? तो वो आप सही मानते हैं कि उस तरीके का जो है वो आप ही के पैटर्न पर अगर बात करें तो वो भी गए हुए थे, वो भी किसी की पीड़ा को ही लेके गए थे, या किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए गए थे, लेकिन उनको आपकी पार्टी ने जो है क्या किया वो आपको पता ही है। तो
तो इसको आप दिनेश पांडे कितना सही मानते हैं? किसको कौन? बलिया में जो अभी आपने देखा होगा सीएससी बलिया में क्या हुआ था, आपकी पार्टी के विधायक जी जो है, आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक जी गए थे वहाँ धमका रहे थे, उनके साथ क्या हुआ था? तो वो आप सही मानते हैं कि उस तरीके का जो है वो आप ही के पैटर्न पर अगर बात करें तो वो भी गए हुए थे, वो भी किसी की पीड़ा को ही लेके गए थे या किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए गए थे, तो लेकिन उनको आपकी पार्टी ने जो है क्या किया वो आपको पता ही है। तो इसको आप दिनेश पांडे कितना सही मानते हैं? किसको कौन? बलिया में जो सीएससी अधीक्षक का मामला आया था, हाँ। बड़ा वायरल वीडियो हुआ, तो उसके बाद क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं उसमें, तो उसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये देखिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारी सरकार है, हमें ये इसका भी ध्यान रखना है कि हमारी सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमें अपने व्यक्तित्व कृतित्व से कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे हमारी समाज, हमारे संगठन और हमारी सरकार पे कोई हमारी छवि खराब हो। इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई गलत, बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जिसके माध्यम से हम अधिकारी को, उस गलत अधिकारी को दंडित कर सकते हैं, तो हमें ऐसे प्लेटफार्म को चुनना चाहिए। हमें ऊपर अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए, हमारे वरिष्ठ लोगों के संज्ञान में। हमने कहा कि अगर कोई बदतमीजी करता तो बहुत सारे रास्ते हैं, वो चीज़ें ऐसा नहीं कि माइक पे ही कहा जाए, आपके सामने कहा जाए, उसके और भी तरीके हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि कोई वीडियो बना रहा है बस वहीं आप किसी के साथ मारपीट करने लगे, बहुत भी तरीके हैं उस मतलब तरीके ये से। है कि कैमरा बंद करा करके जो भी करना है कर लिया जाए, ये आपका कहना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कैमरा बंद करा के नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि और भी तरीके हैं उसको दंडित करवाने का, दंडित करने का। ये कई तरीका नहीं कि उसके साथ मतलब ऐसी अराजक स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन एक तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आलापुर में आपके ही पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा ने एक आलापुर में एक्सीएन को उसके साथ क्या घटना किया था या उसके साथ क्या हुआ था, उस समय दिनेश पांडे चुप क्यों हो जाते हैं आखिरकार? देखिए, मैं चुप नहीं था। कपिल देव वर्मा जी से पूछिएगा। कपिल देव वर्मा जी हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, चुनाव लड़े। मैं जब कपिल देव वर्मा जी से आप पूछिएगा कि वो 2 बार के जिलाध्यक्ष रहे हमारे पार्टी के और विधानसभा का प्रत्याशी चुनाव लड़े टांडा से। मैं जब युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था तो एक प्रकरण कपिल देव वर्मा जी के साथ हुआ था। उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो किसी से भट्ठा व्यवसायी से कोई उनका विवाद था। मैं उस समय युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, मेरे संज्ञान में आया कि ऐसा इनके साथ हो रहा है। आप कपिल देव जी से पूछिएगा इस बात को। मैं उनको फ़ोन किया और हमने कहा कि कपिल देव जी, जहां हमारी ज़रूरत होगी, हमारे युवा मोर्चा के साथियों की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। यह जो आरोप लग रहा है, यह मेरे समझ से बिल्कुल गलत आरोप आपके ऊपर लग रहा है। आपका कोई ऐसा आपराधिक कृत्य नहीं है कि जो आप किसी व्यवसायी से, किसी ऐसे लोगों से जो है रंगदारी में है। तो कपिल देव वर्मा जी के साथ मैं साथ था, उस समय था जब युवा मोर्चा का, तो इस समय क्यों नहीं रहूंगा, उस समय भी था। लेकिन मैंने एक चीज बताया कि मेरा दायित्व क्या है, मैं उस समय किस दायित्व पे था। सांगठनिक दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मैं शायद किसी दायित्व पे नहीं था, तो व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे सहानुभूति अपनी व्यक्त की। अच्छा, जिलाध्यक्ष बनने अगर मान लीजिए बन जाते हैं आप, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जिलाध्यक्ष, अब ये तो पार्टी का विषय है, संगठन है, वे होने दीजिए, पहले क्या निर्णय होता है आप इस पे, संगठन का जो निर्णय होगा उसको किया जाएगा। अभी इस पे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल और है, वो भी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, व्यक्तिगत राजनीति से संबंधित है। एक इस तरीके की चर्चाएं होती हैं कि जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं या अगर पुराने जो भी वहाँ के आपके पार्टी पदाधिकारी हैं, उनसे दिनेश पांडे की नहीं बनती है, वर्चस्व की लड़ाई रहती है। इसमें सच्चाई क्या है? कहाँ से? आलापुर की बात अगर की जाए, ये चर्चाएं रहती है कि जो आपकी पार्टी के तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, उनसे दिनेश पांडे की बहुत अच्छी नहीं बनती है। इसमें सच्चाई क्या है, या ये र्यूमर है, या दिनेश पांडे की छवि खराब करने की साजिशें भी होती है? कहाँ से ऐसी चर्चाएं आप लाती हैं, किससे नहीं बैठती है? ऐसा मेरा आचरण नहीं है। मुझसे, मेरा स्वभाव है कि मुझसे एक दिन का भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और संगठन में अगर ऐसा कोई है, जो भी है, मैं सबका यथोचित सम्मान करता हूँ, सबसे प्रेम भाव रखता हूँ। ऐसा बिल्कुल ये एकदम अफवाह है और ये चर्चाएं आपको कहाँ से मिलती रहती हैं? आप भी ऐसी ऐसी चर्चा लाते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं 2013 से पार्टी का पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। इसके पहले तो 2009 से मैं जुड़ा था, लेकिन 2013 से तो पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे बैठ रही है, सब मेरा सहयोग करते हैं, मैं सबके साथ रहता हूँ, उठता बैठता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल है।
आपके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार आपने जो है हीरालाल यादव, जो समाजवादी पार्टी में से एमएलसी भी रहे, इसके अलावा जिलाध्यक्ष भी रहे, हाँ। उनका एक फोटो जो है कैलेंडर में, जो शासन का कैलेंडर होता है, उसमें उनका नाम लिखा हुआ था और उसमें आपने वहाँ के उस समय तत्कालीन अपर जिलाधिकारी जो थे उनसे आपने बहस कर लिया था कि ऐसे व्यक्ति जो है उनका जो है इस कैलेंडर में नाम क्यों है, ये उस लायक नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है और वो मामला क्या था, वो भी लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं उस समय अपर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में गया तो वहाँ एक महापुरुषों का एक कैलेंडर लगा था। तो महापुरुषों के उस कैलेंडर में हमने देखा, देखते देखते क्रम में आया तो उसमें लिखा था हीरालाल यादव जी का नाम था। तो हमने एडीएम महोदय से पूछा कि हीरालाल यादव किस महापुरुष में आते हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई वो एमएलसी हैं। हमने कहा एमएलसी हैं, एमएलसी थे या नहीं थे उनको नहीं जानकारी है। उन्होंने कहा कि एमएलसी हैं। हमने कहा भाई एमएलसी होना अलग विषय है, एमएलसी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन महापुरुष की श्रेणी में आपने ये सूची बनाई है। क्या आपको अम्बेडकर नगर जनपद में अरुणिमा सिन्हा का योगदान आपको नहीं याद है? यही अम्बेडकर नगर में बाबा गोविंद साहब का योगदान नहीं याद है? लल्लन जी ब्रह्मचारी जी का जो महापुरुष है उनको नहीं आप जानते हैं? श्रवण धाम का इनका ये सब है। आप इनको आपने लिख दिया कि कई विद्यालयों के प्रबंधक, उसमें लिखा था कई विद्यालयों के मालवी। तो हमने कहा कहाँ विद्यालय इनका? हीरालाल जी का तो एक भी विद्यालय नहीं चलता मेरी जानकारी में। तो हीरालाल जी को आपने रखा कैसे इस महापुरुष के श्रेणी? हीरालाल जी कौन से महापुरुष हैं आप हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि तो उसी बात को लेकर विषय हुआ था। हमने कहा भाई हीरालाल यादव जी अगर महापुरुष में आपने नाम डाला सूची, तो वो सूची सत्यता होनी चाहिए ना, किस महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनसे अम्बेडकर नगर का नाम रोशन हुआ है। अधिकारी ने क्या बोला? अधिकारी ने कहा कि इसको हम ध्यान नहीं दिए कभी और आज ही हम इसको दिखवाते हैं और अगर ऐसा होगा। हमने कहा अगर की बात ही नहीं है, इसको आज ही इसको हटवाइए। ये गलत संदेश जा रहा है समाज में, ये गलत मैसेजिंग आ रहा है कि एक एडीएम के महोदय के कार्यालय में, एडीएम स्तर के अधिकारी के कार्यालय में और इस प्रकार की सूची अगर लगी है तो ये किसी को महिमा मंडन करने की सूची है। ये सूची हटनी चाहिए, ये सूची बर्दाश्त करने लायक नहीं है और हीरालाल जी किसी महापुरुष के लायक नहीं है। निश्चित रूप से वो लोक सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और एक पार्टी के सम्मानित नेता हैं। वो नाम हट गया था? वो नाम कैलेंडर ही हट गया, वो कैलेंडर। अच्छा, अब एक और सवाल है, वो आखिरी सवाल है। एक आपके मोबाइल से जुड़ी एक चीज आई थी, क्या वो था, वो राज क्या था, वो क्या ऐसी थी, बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो वो दिनेश जी से सुनना चाहते हैं, क्या वो विशेष कोई ऐसी चीज थी या दिनेश पांडे ने उसको राज का राज रहने दिया? अब वो समय आने पर बताया जाएगा, समय आने बताएंगे और सब आज ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम आप कब बैठेंगे? बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे बैठने के लिए, बताएंगे, होगा। अभी आप देखते रहिए और इस पे अम्बेडकर नगर में आप देखिएगा कि ऐसे समय आने पर बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये दिनेश पांडे थे और इन्होंने सभी सवाल जो राजनीतिक जीवन के थे, सामाजिक से जुड़े हुए थे, इसके अलावा आलापुर सुरक्षित विधानसभा सीट को लेकर के था। दिनेश जी, एक सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि जहाँ तक आपकी बात करें अगर राजनीतिक, व्यक्तिगत राजनीति की बात, तो ऐसी एक घटनाएं ऐसी आपके साथ होती रही हैं जो चर्चा का विषय बनी रही। अब लड़ाई झगड़ा अगर कहा जाए या अधिकारियों के ऊपर बिगड़ने वाली बात करी जाए या एक्सीडेंट की बात करी जाए, तमाम ऐसी बातें रही, वो सब चर्चा का विषय बनी। आखिरकार इतना हाइपर क्यों हो जाते हैं दिनेश पांडे? साथ ही अगर एक और मामला आपका याद किया तो एक लोक निर्माण के गेस्ट हाउस में यहाँ के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव के साथ भी आपका विवाद हुआ था। तो क्या कारण था, वो विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और दिनेश पांडे हाइपर क्यों हो जाते हैं? क्या कार्यकर्ताओं के लिए उनके मन में ये वो है या सिस्टम से उनका कोई वैमनस्यता है या पार्टी की किसी नीति से वो हाइपर हो जाते हैं? क्या ऐसा कारण है कि वो प्रभारी मंत्री जो एक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे उनसे भी वो जाकर के भिड़ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी से भिड़ने का कोई अपना निजी किसी से कोई रंजिश नहीं है। कार्यकर्ताओं के जो सम्मान की बात आती है, कार्यकर्ता बड़े उम्मीद से किसी के पास कोई समस्या लेके जाता है और मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी जिम्मेदार पद पे हैं और हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए और इसी भाव से कार्यकर्ता का सम्मान हम सभी लोगों के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए।
तो कार्यकर्ताओं की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो पाती है, और उनके सम्मान के लिए अगर कहीं ऐसी बात आ जाती तो थोड़ा बहुत हो जाता है, और बाकी ऐसा कोई विषय नहीं है। और हमारा प्रभारी मंत्री जी से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो एक कार्यकर्ता की समस्या थी, उस समस्या को मैं उनसे कहा, बताना चाहा, और एक ही कार्यकर्ता ने एक अधिकारी को लेके, एक एक्सीएन थे बिजली विभाग के, उसी को लेकर उनकी शिकायत लगातार कई महीनों से कार्यकर्ता कर रहे थे कि भाई एक्सीएन का व्यवहार नहीं ठीक है, एक्सीएन की कार्यशैली नहीं सही है, और फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो हम भी कई बार एक्सीएन को फ़ोन किए, मेरा भी फ़ोन नहीं वो उठाते थे। तो एक विषय है कि भाई एक्सीएन अगर ऐसे हैं तो एक्सीएन की कार्यशैली ठीक नहीं है, उनको कार्य करने का वो अधिकार नहीं, उनको हटाना चाहिए वहाँ से। इस बात को लेकर बातचीत हुई, और प्रभारी मंत्री जी ने उसको गंभीरता से लिए और हटवाए भी, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब उसे छोड़िए, जो हो गई बात नहीं, लेकिन हाथ हुआ था ये, और आपका उस गेस्ट हाउस में, और उसमें प्रभारी मंत्री के साथ ये भी सुनने में आता किया दिनेश पांडे काफ़ी बिगड़ गए थे, उनका व्यवहार काफ़ी आक्रामक हो गया था। ये क्या है, ये चर्चा था या ऐसा कुछ नहीं है? ये सब वो हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे आदरणीय हैं, और हम ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास की चर्चाएं रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सबको करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी हाल ही में एक बस का संचालन हुआ, उस बस संचालन के दौरान एमएलसी हरिओम पांडे जी जो हैं, उनको किसी कार्यकर्ता ने, जो पार्टी के भी नवनियुक्त युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नाम आप भी जानते होंगे, हाँ। तो उन्हीं के किसी समर्थक ने उनसे अभद्रता की थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये सही है या ये गलत परंपरा है? नहीं, ये परंपरा गलत है। हरिओम पांडे जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद हैं, एमएलसी हैं, और आप जानिए कि मूल रूप से वही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और उम्र में भी बड़े हैं, तो उनके साथ ऐसा किसी को व्यवहार नहीं करना चाहिए। रही बात जो आप एसी बस के संचालन की बात कर रहे थे, हम तो थे नहीं कार्यक्रम में, लेकिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मुझको पता चला कि उस एसी बस के संचालन उसके श्रेय को लेकर कुछ आपस में कुछ ऐसी बातें आई थी। अब वो एसी बस का जो संचालन हुआ है उसका आप ये जानिए कि यहाँ से वो आजमगढ़ जाती है, और आजमगढ़ से फिर अम्बेडकर नगर होते हुए फिर दिल्ली जाती है, तो 2 जनपदों को टच करती है। तो आजमगढ़, अगर वो बस आजमगढ़ से चल रही है तो आजमगढ़ किसको श्रेय देना चाहिए? आजमगढ़ आखिर में वो बस जा रही है ना, तो आजमगढ़ से भी सवारी ले रही है, आजमगढ़ भी जिले मुख्यालय पे जाती है, तो आजमगढ़ के कौन से नेता कहें कि ये बस हम चला दें? आजमगढ़ से तो किसी नेता का बयान आया नहीं कि इस बस को हम चलाएं, जबकि आजमगढ़ बस जा रही है। तो ये श्रेय इसमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी किसी को। ये हमारी पार्टी की नीतियां हैं, हमारे पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारी सरकार के आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, उनकी ये सोच है कि हर मुख्यालय से इसको जोड़ा जाए, और उसमें कोई प्रयास करे, अच्छी बात है, प्रयास करना भी चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। बाकी रही बात है कि हरिओम पांडे जी का भी प्रयास सार्थक रहा है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था शिवाबा में, तो उन्होंने जो है सर्वधाम बस स्टेशन का नामकरण करने के लिए उन्होंने मांग किया। तहसील का नाम अकबरपुर को हटा के सर्वधाम तहसील करने का उन्होंने मांग किया था, अभी नहीं हो पाया, वो प्रक्रिया में है। सर्वधाम के लिए उन्होंने प्रयास किया, उसको पर्यटन स्थल सौंदर्यीकरण के लिए। तो वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातें, उनकी मांग सरकार से होती रहती हैं विकास के मुद्दों को लेकर। हम लोग अभी संगठन का काम करें, और जो संगठन का दायित्व है जो उस पर काम करें। बाकी जो विकास के काम है, जनप्रतिनिधियों के जो काम है, वो जनप्रतिनिधियों को करने दें। मैं समझता हूँ इसी में बेहतर सामंजस्य रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है, और ये हमारा सवाल जो है ये इसलिए पूछना बहुत वाजिब है आपसे, क्योंकि आपको अगर आप दिनेश पांडे की व्यक्तिगत बात की है तो राजनीति का उनको समझ और उनके पास एक अनुभव रहा है। हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, क्या आपकी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं, क्या आप उनको ये मानते हैं कि वो नेता जिस तरीके से, जो नेता वाला एक गुण होता है, एक नेता का जो काम होता है, उस तरीके के नेता वाले गुण वाले कितने नेता आज के डेट में बचे हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके सिर्फ नाम के नेता हैं? क्या ऐसे भी कुछ लोग आपके जानकारी में हैं, और इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है
बाद में जो नेता बनते हैं वो शुद्ध रूप से 16% के नेता होते हैं, वो मौसमी नेता नहीं होते हैं। अभी मैं तो इतने दिन से देख रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप देख डालिएगा, नीचे से ऊपर तक कतिपय कहीं ऐसा होगा, बहुत मिनिमम रेयर केस में होगा। अपने ही जनपद में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने नेता हैं, बहुत सरकारें आई गई, बनी बिगड़ी, लेकिन हमारे जो नेता हैं और वो जो भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से जो है, जो उनकी पैदावार है भारतीय जनता पार्टी की, वो कभी इधर से उधर नहीं गए। वो हर संकट झेले, हर सरकार का विरोध झेले, और लेकिन वो कभी दल नहीं बदले, कभी इस दल से उस दल से इस दल में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो व्यवसायी नहीं थे, पेशेवर नहीं थे। व्यवसायियों को दल बदलने की जरूरत पड़ती है पंकज जी, नेता को दल बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे मायने में अगर कोई नेता होगा तो कभी दल नहीं बदलेगा, वो विचारधारा के साथ रहेगा। आज सरकार है, कल नहीं रहेगी, तब भी वो उसी विचारधारा के साथ रहेगा। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। मैं एक दौर में मैं देखता था, सुनता था, आज फिर बात वहीं आ जा रही है। बसपा के जो नेता आज समाजवादी पार्टी से विधायक बने हैं, इन्हीं लोगों का मैं देखता था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और आज जो मिशन पूरा करते करते फिर जश्न मनाने लगे। तो इसलिए जो है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के तौर पे मैं बता दूं, ऐसे बहुत पुराने नाम, कभी डॉक्टर राजीव राम त्रिपाठी जी ने दल नहीं बदला, हमारे जनपद के प्रथम जिला अध्यक्ष रहे। ज्ञान सागर सिंह जी के हैं, राम प्रकाश यादव जी हैं, शिव पूजन वर्मा जी हैं, त्रिवेणी राम जी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि कभी दल नहीं बदले। सरकारें बहुत इधर से उधर गई। आज भी जो हमारे पार्टी के निष्ठावान नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सत्ता से नहीं जुड़े हुए, विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए वो दल बदलने वाले नहीं हैं। और बहुत लोग आए और गए, आते जाते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये दिनेश पांडे थे और इन्होंने सभी सवाल जो राजनीतिक जीवन के थे, सामाजिक से जुड़े हुए थे, इसके अलावा आलापुर सुरक्षित विधानसभा सीट को लेकर के था, या जो विधायकी को लेकर के तमाम सवाल थे, उन सभी सवालों का इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अब इनकी अगर बात को माना जाए, 27 में बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हक में आने वाला है, या कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं जो बीजेपी में आने वाले समय में जा सकते हैं, इनके तमाम जो दावे हैं, फिलहाल इनके दावों को इस समय सुना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति किसी भी समय करवट कहीं भी ले सकती है। पंकज मिश्रा, पब्लिक ग्राउंड न्यूज़, अम्बेडकर नगर।